चलो भाई प्रेशर कैलकुलेशन में और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू अ सिचुएशन जिसमें हमारे पास जो लिक्विड्स होंगे वो स्टेशनरी नहीं होंगे। एंड लेट अस हैव अ लुक एट अ सिचुएशन जिसमें लिक्विड एक कंटेनर में भरा है और कंटेनर मान लो सपोज एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये आप देख लो, ये जो सिचुएशन है, मेरे पास एक कंटेनर है। कंटेनर मान लो आगे मैं कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहा हूँ विद एन एक्सेलरेशन ई नॉट, और इसके अंदर वही लिक्विड भरा है, डेंसिटी वेंसिटी अपने को पता है, और इसमें हम बड़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो वैसे एक आप सिंपल सी चीज़ देखो कि एक कंटेनर में लिक्विड भर के अगर उसे आगे एक्सेलरेट करोगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पीछे सूडो फोर्स लगेगा, तो उनकी टेंडेंसी पीछे जमा होने की होगी। एंड यू कैन इजीली सी कि अगर जमा होना पॉसिबल है, कंटेनर के अंदर खाली जगह है, ऊपर से खुला है, तो यू कैन इजीली सी कि जो लिक्विड है वो थोड़ा थोड़ा पीछे के साइड में जमा होना शुरू होगा। नतीजा ये होगा कि लिक्विड की सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाएगी। इस केस में लिक्विड की सरफेस थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, और जितना ज़्यादा तेजी से आप एक्सेलरेट करोगे आगे, यू कैन विजुलाइज कि उतना ज़्यादा ये लिक्विड की सरफेस टेढ़ी होती जाएगी। तो इसमें वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेरियस थिंग्स। इस केस को अपन पूरा स्टडी करने वाले हैं, हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे। लेट अस से पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये सरफेस कितने एंगल थीटा के ऊपर टेढ़ी हो जाएगी। फिर और चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि इस कंटेनर के अंदर प्रेशर कैसा होगा, कितना होगा। वी विल कैलकुलेट अ लॉट मेनी थिंग्स, बट सबसे पहले तो एक छोटा सा काम करते हैं कि हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा कितना होगा। सबसे पहले ये निकालते हैं। देखो ये निकालने के लिए हम एक बड़ा सिंपल सा फंडा यूज़ करते हैं कि अगर मान लो सपोज एक सिंपल कंटेनर है जो स्टेशनरी है, तो हमें पता है कि उसके अंदर पानी की सरफेस बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होती है। एंड लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉरिजॉन्टल, तो यू कैन इजीली सी कि अर्थ की ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है उस सरफेस को हम बाय डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो सिंपल कंटेनर के अंदर, स्टेशनरी कंटेनर के अंदर लिक्विड की सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। और अगर कंटेनर एक्सेलरेटेड है तो वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम अपने यूजुअल हाइड्रोस्टैटिक्स के कई सारे आइडियाज इसमें नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम इसमें सूडो फोर्स लगा के रेफरेंस चेंज करके कंटेनर को स्टेशनरी कर दें तो उसके बाद हम अपने सारे आइडियाज लगा सकते हैं। और याद करो, हमने देखा था कि अगर कोई कंटेनर हॉरिजॉन्टली जा रहा होता था तो उसके अंदर के हर पार्टिकल के ऊपर हम एक सूडो फोर्स लगाते थे इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो रियल फोर्स ग्रेविटी का होता था वो तो डाउनवर्ड लगता ही था। तो अगर मान लो अब यहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, मान लो सपोज डेल्टा एम मास का कोई भी मॉलिक्यूल पकड़ लो, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप सूडो फोर्स देखोगे तो हो जाएगा डेल्टा एम इंटू ए नॉट। ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे तो हो जाएगा डेल्टा एम इंटू जी। और हमें पता है अपने बहुत सारे पुराने प्रॉब्लम्स जो हमने मैकेनिक्स में देखे, तो उसमें इफ यू रिमेंबर हमने एक छोटा सा फंडा देखा था जिसको हम जी इफेक्टिव का कंसेप्ट बोलते थे। और बहुत सारी सिचुएशंस में वर्टिकल सर्कल वगैरह जो थी उसमें हमने देखा था कि अगर किसी एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर आप किसी सिस्टम को रख के भगाते हो तो उसके अंदर जी इफेक्टिव एग्जैक्टली वही काम करता है जो जी करता है एक नॉर्मल सिचुएशन में। तो जैसे हमें पता है कि जी होता था, जी डिटरमाइन करता था वर्टिकल डायरेक्शन को, वैसे ही अब इस कंटेनर के अंदर अगर आप देखो तो ये जो जी इफेक्टिव होगा, ये जी इफेक्टिव का जो रेड वाला एरो मैंने बनाया है, ये एक तरह से नई वर्टिकल हो जाएगी। वर्टिकल क्या होता है? जिस डायरेक्शन में जी होता है उस डायरेक्शन में वर्टिकल होता है, उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको देखेगा कि यार हमारे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, बिना टच करे वाले, जो बिना कॉन्टैक्ट के दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन दोनों के वेक्टर सम को पानी के मॉलिक्यूल समझेंगे कि यार हम एक नए प्लैनेट पे आ गए हैं और उस नए प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो ये डेल्टा एम है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा होगा इतना। इस नई ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये फोर्स लग रहा होगा, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो ये समझेगा कि भाई ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू जी इफेक्टिव। तो एक तरीके से हमारे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। ये वही पुरानी चीज़ें मैकेनिक्स वाली, बट जस्ट एक तरह से हम थोड़ा सा इनको अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में रिवाइज भी कर ले रहे हैं। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में ये रिजल्ट आ गया कि जी इफेक्टिव की वैल्यू तो हो गई है इतनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जी इफेक्टिव का डायरेक्शन हो गया है ये। तो पानी की सरफेस इस ग्रीन वाले एरो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप ओरिएंट हो जाएगी, बिकॉज हमेशा कोई भी आइडियल लिक्विड की सरफेस, हमेशा आइडियल लिक्विड की सरफेस जी के परपेंडिकुलर ओरिएंट होती है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है जो अभी मैं ग्रीन एरो से दिखा रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर पानी की सरफेस अपने आप ओरिएंट हो जाएगी। और अब आप देख लो खुद ही कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, यू कैन फर्दर से
कि ये वाला एंगल थीटा जो है, इस एंगल थीटा को आप निकाल लो. यू कैन सी दिस दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस ग्रीन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वर्टिकल थिंग. तो ग्रीन वाला जो है ये है डेल्टा एम इंटू ए नॉट, वर्टिकल है डेल्टा एम इंटू जी. तो देयरफॉर tan थीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए नॉट बाई जी. ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको. ये हो गया आपके पास tan थीटा. तो ये तो एंगल आ गया. यू कैन इजीली सी कि जो हम शुरू से ही बोल रहे थे कि यार जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन रखोगे उतना ज़्यादा एंगल आ जाएगा, तो वो आप देख लो कि ये एंगल बिल्कुल डेफिनेटली ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. पॉइंट नंबर 1. एक और चीज़ देखो, एक बार एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा मुझे एक और आइडिया दिया था. उसने कहा था कि सर ये कैसे आपने एज्यूम कर लिया कि पानी की सरफेस स्ट्रेट होगी. जैसे पानी में तो कई बार कर्व भी बन जाता है ना, वेव्स आती हैं तो ऐसे कर्वी टाइप की हो जाती है. तो उसने कहा कि सर ये भी तो हो सकता है कि पानी की सरफेस ऐसी कर्व हो जाए. मैंने कहा यार बात तो सही है, कर्व हो जाएगी, लेकिन यू कैन इमीडिएटली सी कि ये जो थीटा है ये सिर्फ ए नॉट और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब पानी के किसी भी मॉलिक्यूल के लिए देखो, हर मॉलिक्यूल के लिए अर्थ की ग्रेविटी तो सेम ही है, और हर मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर बैठा है, तो हर मॉलिक्यूल के लिए ए नॉट भी सेम होगा. हर मॉलिक्यूल के ऊपर सूडो फोर्स भी तो सेम ही लगेगा ना. तो हर मॉलिक्यूल के लिए ये थीटा भी सेम होगा. और यू नो वेरी वेल कि कोई भी चीज़ अगर मान लो सपोज सेम रहती है, किसी भी चीज़ का स्लोप थ्रू आउट सेम रहता है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, कर्व नहीं होती है. तो कर्व नहीं है ये भी हमने प्रूव कर दिया. स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसका स्लोप कितना होगा ये भी हमने निकाल लिया. और जी इफेक्टिव की जो वैल्यू हमने निकाली है, इसका यूज करके आप इसमें एक छोटी सी चीज और बोल सकते हो, और वो ये बोल सकते हो कि अगर मान लो सपोज आपको अब इसके अंदर प्रेशर चाहिए. मैं इसमें एक सारा रफ वर्क हटा देता हूँ एक सेकेंड के लिए. तो अगर मान लो सपोज ये तो देखो हमने निकाल लिया कि पानी की सरफेस का एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से, लेकिन अगर मान लो अब आपको ये चाहिए कि भाई यहाँ से हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए. जो सरफेस है, सरफेस से अगर मान लो y डिस्टेंस के ऊपर अपने को इस पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर चाहिए, तो यू कैन इजीली सी कि पानी की सरफेस से परपेंडिकुलर आप जितना डेप्थ पे जाते हो उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का रो जी एच. बस यहाँ पे रो जी एच की बजाय रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच हो जाएगा. तो अगर मान लो आपको ये इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर चाहिए, तो ये प्रेशर हो जाएगा आपका रो मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय वाई. तो अगर आपको प्रेशर की वैल्यू चाहिए एट एनी पॉइंट इनसाइड कंटेनर, तो आप चाहो तो इस तरीके से जी इफेक्टिव का यूज करके निकाल सकते हो. एंड प्राइमरी एनालिसिस तो ये है कि प्राइमरीली अगर एक एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर आपको प्रेशर वेशर ये सब चीज़ें चाहिए, तो ये सब आप इस तरीके से निकाल सकते हो. लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारा डिस्कशन बचा है. ये प्राइमरी डिस्कशन था जिसमें हमने जी इफेक्टिव वाले तरीके से चीज़ें निकाली हैं. अब इसी रिजल्ट को या इसी डिस्कशन को मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाला हूँ, विच विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट और मे बी अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ. तो देखो अब इस सेम एनालिसिस को मैं थोड़ा अलग तरीके से करने वाला हूँ. सी ये tan थीटा इक्वल टू ए नॉट बाई जी वगैरह मैं छोड़ देता हूँ, उसका भी अपने को काम आने वाला है. बिकॉज जो ऑल्टरनेट तरीके से भी हम सारी एनालिसिस करेंगे उससे आंसर तो सेम ही आने चाहिए. तो देखो वो भी अपन देखते हैं. सी सबसे पहला हमारा टास्क है कि मान लो अपने को थीटा वीटा ही निकालना है सपोज. तो देखो आप एक काम करो कि यहाँ पे कंटेनर के अंदर ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है ब्लू कलर से, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, लेट अस से ए. एक और पॉइंट यहाँ पे ले लो बी, और एक वर्टिकली ऊपर आप पॉइंट ले लो सी. 3 पॉइंट आप ले लो. ए के हॉरिजॉन्टल लेवल पे बी ले लिया है, ए के वर्टिकली ऊपर मैंने एक और पॉइंट ले लिया है सी. अब आप देखो कि पॉइंट सी और बी तो हवा में है, तो सी और बी के ऊपर जो प्रेशर होगा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा. और यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट ही कर दिया था एक तरीके से, चलो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी अगर आपको चाहिए तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. और उसके बाद अब आप देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. अब अगर मान लो सपोज आपको ए तक पहुंचना है, तो ए तक पहुंचने के 2 तरीके हैं. एक ऑप्शन ये है कि आप बी से हॉरिजॉन्टली चलते 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 आ जाओ, आप पहुंच जाओगे ए तक. और दूसरा तरीका है कि आप सी से वर्टिकल डाइव मारो, आप पहुंच जाओगे ए तक. आप ये देखो कि अगर मान लो सबसे पहले आप सी से आते हो, तो सी से ए तक अगर आते हो आप, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो, जबकि
जो सूडो फोर्स लग रहा था कंटेनर को स्टेशनरी बनाने के लिए वो हर मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है अगर सूडो, वर्टिकल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी, तो यू नो वेरी वेल कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा, जो प्रेशर के बढ़ने का प्रोसेस होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर का चेंज होता है वो आपके सूडो फोर्स की वजह से होगा। तो अगर मान लो सपोज आप सी टू ए आते हो, सपोज प्योरली वर्टिकली मूव करते हो, तो ये हॉरिजॉन्टल सूडो फोर्स, मैं हॉरिजॉन्टल सूडो फोर्स बना देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सूडो फोर्स था किसी भी चीज़ के ऊपर मास इंटू, सॉरी नॉट जी, मास इंटू ए नॉट। हॉरिजॉन्टल सूडो फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सी टू ए आते हो तो कंटेनर मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर लेट अस से कि ये हाइट y थी, तो जो प्रेशर का चेंज होगा, मतलब डेल्टा पी होगा सी टू ए आने पे, ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू वाई। एंड यू नो वेरी वेल कि ए के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट सी कैन बी रिटन एज रो जी वाई। तो इस रास्ते से अगर आते हो तो ए के ऊपर जो प्रेशर है वो आपको मिल जाएगा पी नॉट प्लस रो जी वाई। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। सिमिलरली अब आगे का आर्ग्यूमेंट और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, कि अब अगर आप बी से ए तक आते हो तो आप देखो कि अगर आप खाली हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, हॉरिजॉन्टली अगर आप जा रहे हो तो अर्थ की ग्रेविटी का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो इस सूडो फोर्स की वजह से इंक्रीज होगा, ए नॉट वाला। तो अगर आप बी टू ए जाते हो तो जो काम सी टू ए जाने में जी करता था वही काम हॉरिजॉन्टली जाने में ए नॉट करेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप बी टू ए जाते हो तो जो चेंज इन प्रेशर होगा बी टू ए तक जाने में, ये हो जाएगा आपका रो जी मल्टीप्लाइड बाय ए नॉट। ध्यान से देखो, जी जहां पे आता था, जी की जगह मैंने सिंपली ए नॉट रख दिया है। सॉरी, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, रो जी ए नॉट नहीं होगा, रो इंटू ए नॉट इंटू एक्स होगा, वेयर ए और बी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने एक्स बोल दिया है। और इसको अगर आप थोड़ा सा देख लोगे तो ये हो जाएगा प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू रो ए नॉट एक्स। तो ए के ऊपर प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ए एक्स। फर्स्ट इक्वेशन थी ये और ये सेकंड इक्वेशन थी। अब आप देखो कि अगर आप किसी पॉइंट पे ऐसे इस रास्ते से जा रहे हो या उस रास्ते से जा रहे हो, अगर आप फाइनली बहुत सेम जगह पे रहे हो तो भाई एक जगह पे प्रेशर तो एक ही होता है, दो अलग अलग प्रेशर तो हो नहीं जाएंगे। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि चाहे इस रास्ते से आओ चाहे इस रास्ते से आओ, फाइनली ए के ऊपर प्रेशर तो सेम ही आएगा दोनों मेथड से। तो दोनों मेथड से जो प्रेशर आ रहा है, अब अलग कलर से लिखते हैं थोड़ा सा, दोनों मेथड से जो प्रेशर आ रहा है इसको मैं इक्वेट कर देता हूं। तो 1 और 2 को अगर आप इक्वेट कर दोगे तो ऐसे ही देख लो, इनफैक्ट अगर 1 और 2 को इक्वेट कर दोगे तो ये पी नॉट और पी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, और आप देख लो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रो जी वाई इज इक्वल टू रो ए नॉट एक्स। रो और रो भी कैंसिल कर दो और फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट आप देख लो, फाइनली आ जाएगा अपने पास y बाय एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय जी। ये अपने पास आ जाएगी y बाय एक्स की वैल्यू, एंड यू कैन इजीली सी दैट y बाय एक्स इज नथिंग बट tan थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा इक्वल टू ए नॉट बाय जी, एंड यू कैन इजीली सी ये वही रिजल्ट है जो हमने ऑलरेडी दूसरे तरीके से निकाला हुआ था। और नाउ यू माइट फील एट दिस इंस्टेंट कि सर ये सेकंड मेथड ना बड़ा लेंदी सा लग रहा है, फर्स्ट मेथड से तो बिल्कुल डायरेक्टली आ गया था। इफ यू आर थिंकिंग दैट देन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर थीटा निकालना है तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चक्कर ये कि खाली थीटा नहीं निकालना होता, कई जगहों पे ये लोग बहुत सारी और चीज़ें निकालने को बोलते हैं। जैसे अगर मान लो लेटर से कि आपको प्रेशर की वैल्यू ही निकालनी है, तो फर्स्ट वाले मेथड से भी कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना के आ जाता था प्रेशर। लेकिन अगर मान लो सपोज मैं आपको एग्जाम्पल ही देता हूँ, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इस तरीके से कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, और या चलो इसको ओरिजिन नहीं बोलता हूँ, इसकी बजाय मैं मान लो सपोज ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन बोल देता हूँ, ये एक्स एक्सेस बोल देता हूँ और ये वाई एक्सेस बोल देता हूँ सपोज। और मान लो सपोज मैं आपको बोल देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो L, H।
ठीक है। एल कॉमा एच का मतलब है कि ये डिस्टेंस एल है और ये हाइट जो है ये हाइट एच है, मान लो ये सिचुएशन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है पी नॉट, और ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, इस कॉर्नर वाले पॉइंट को मान लो मैं सी बोल देता हूँ, सी फॉर कॉर्नर। और क्वेश्चन ये है कि इस कॉर्नर वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर हम अपने फर्स्ट वाले तरीके से जाएंगे तो हमें ऐसे टेढ़ी वाली लाइन बनानी पड़ेगी और यहाँ से जो ग्रीन वाली लाइन है इसकी लेंथ वेंथ निकालनी पड़ेगी। ये भी आप निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100% आ जाएगा। बट उसकी बजाय अगर हम अपने इस वाली टेक्निक से जाते हैं तो बड़ा फटाफट आंसर आ जाएगा। यू कैन ईजिली सी कि अगर सी तक पहुंचने का आप एक रास्ता निकालो ऐसे कि पहले नीचे आओ और फिर हॉरिजॉन्टल आ जाओ। तो जब नीचे आओगे तो ग्रेविटी प्रेशर बढ़ाएगा, जब हॉरिजॉन्टल आओगे तो सूडो फोर्स प्रेशर बढ़ाएगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जब आप वर्टिकली नीचे आओगे तो पहले स्टेप में जो प्रेशर इंक्रीज होगा ये हो जाएगा रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच। कब? जब आप नीचे आए। फिर जब आप हॉरिजॉन्टल इधर आओगे तो फिर से जो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू ए नॉट इंटू एल। ध्यान से देखो कि जब आप हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो जी की जगह ए नॉट आ जाता है और डेप्थ एक तरीके से हो जाती है एच की जगह एल। तो जो टोटल प्रेशर का इंक्रीज हुआ है वो बड़े आराम से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये हो जाएगा रो जी एच प्लस रो ए नॉट एल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर आप और जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेशर एट पॉइंट सी। ये बात है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक अपने आप में भी बड़ी खूबसूरत होती है कि अगर एक पॉइंट तक पहुंचना है एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर तो दो रास्ते पकड़ लो, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वो काम कर देता है आपका, जी प्रेशर को बढ़ा देता है, और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसके अंदर जी अपना पुराने तरीके से काम करता है। तो ये दो चीज़ों को मिला जुला के जो दो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इनमें से किसी भी टेक्निक्स से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। रेस्ट जैसे आप जब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो इनको आराम से आप आगे मास्टर कर सकते हो। लेकिन किसी भी एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर जनरली सरफेस के एंगल कैलकुलेशन या प्रेशर कैलकुलेशन या जो भी कैलकुलेशन है उनके लिए इनमें से कोई भी एक टेक्निक आप यूज डेफिनेटली कर सकते हो।